नमस्कार। सभी किसान भाई बहनों को कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारे कार्यक्रम का विषय है प्राकृतिक खेती में देसी गाय का महत्व। जी हाँ, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर HK वर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियोज़ में। जी, बताइए आप हमें सबसे पहले संक्षेप में कि प्राकृतिक खेती से हमारे किसान भाई बहन क्या समझें और क्या प्रारूप रहता है इसका? जी, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, जिसे हम शून्य लागत खेती भी कहते हैं जी और PK3Y के नाम से भी इसे जाना जाता है। जी इस खेती का जो मुख्य आधार है, वो जो सुभाष पालेकर कृषि पद्धति है, वही इसका मुख्य आधार है। जी इस खेती के अंतर्गत जो हम किसी भी प्रकार की जो इंसेक्टिसाइड है या पेस्टिसाइड है या कोई रासायनिक है या जैविक खाद है, उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। केवल जो देसी गाय का गौमूत्र और गोबर से तैयार किए गए जो अदान है, देसी गाय के गौमूत्र से किए गए जो भी इसमें रसायन प्रयोग में लाए जाते हैं, केवल उसी का इस्तेमाल इस खेती के लिए किया जाता है। और इस प्राकृतिक खेती के अंतर्गत मुख्य 5 तरह के स्तंभ है जो इसमें मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं। इनमें पहला बीजाणु, पहला इस पर जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और मल्चिंग के लिए आच्छादन का प्रयोग करते हैं, और वापसा है और सह फसल है। ये इसके मुख्य पिलर है। इसके बिना इस खेती को करना असंभव है। तो प्राकृतिक खेती से हम यही समझ सकते हैं कि भाई जो इस प्रकार की खेती, जिसमें हम बाज़ार से खरीदा हुआ किसी भी प्रकार का रासायनिक, किसी भी प्रकार का कीटनाशक, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं। केवल देसी गाय के गौमूत्र और गोबर से तैयार किया गया आदान और जो इसके घटक है, उसी के इस्तेमाल से जो खेती की जाती है, वो प्राकृतिक खेती है। जी, बहुत अच्छे से आपने हमारे किसान भाई बहनों को समझाया। जो हम बात करते हैं देसी गाय की, कि प्राकृतिक खेती में सबसे जो बेस्ट मानी जाती है वो देसी गाय का मलमूत्र माना जाता है, देसी गाय को माना जाता है। तो इसका क्या कारण है? क्यों अन्य गायों से, अन्य जो जाति प्रजाति की गाय है, उनसे महत्वपूर्ण ये गाय रहती हैं? जी, प्राय ये देखा गया है कि जो इस देसी गाय का जो गौमूत्र या गोबर है, वही इसके लिए उपयुक्त माना गया है। जी। उसका एक कारण तो ये है कि जिसमें जो सूक्ष्म जीवाणु है, लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु, जो देसी गाय के गोबर और गौमूत्र पे जो सूक्ष्म जीवाणु है, वो लाभदायक ज़्यादा होते हैं और अब अधिकतम मात्रा में वो इसमें गोबर में पाए जाते हैं, जो लाभदायक जीवाणु है। दूसरे देसी गाय, विदेशी गाय है, जैसे जर्सी है, हॉल्स्टन है, उनके गोबर में भी जीवाणु पाए जाते हैं, लेकिन इतने लाभदायक जीवाणु उनमें नहीं होते हैं जितने जो है देसी गाय के गोबर और गौमूत्र में जीवाणु पाए जाते हैं। और दूसरा ये देखा गया है कि भी जब अगर हम देसी गाय का गोबर ले 1 ग्राम, उसमें लगभग 300 से 5 करोड़ तक, 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। तो जबकि लाखों में दूसरे जीवाणु जो है वो दूसरी गाय में, या भैंस का गोबर ले या फिर भेड़ बकरी का गोबर ले, उसमें इतने लाभदायक जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए इस गाय के गोबर को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरा क्या है, जो इससे अदान तैयार करते हैं, जो इससे जीवामृत तैयार करते हैं, घन जीवामृत तैयार करते हैं, वो जीवामृत क्या करता है कि जो सूक्ष्म जीवाणु हमारी मृदा में है, जो हमारी मिट्टी में है, सूक्ष्म जीवाणु है या केंचुए हैं, उसको इस गतिविधियाँ बढ़ा देता है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं, इन जीवामृत का या घन जीवामृत का प्रयोग खेती के लिए करते हैं, तो जो सूक्ष्म जीवाणु या जो केंचुए हैं जो है भूमि में होते हैं, उनकी गतिविधियाँ बढ़ जाती है, वो सक्रियता उनकी बढ़ जाएगी। जब उनकी सक्रियता बढ़ जाएगी तो जो भूमि में पोषक तत्व है, अलग तरह के कार्बन, नाइट्रोजन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो जो है सुप्त अवस्था में रहते हैं, बंद अवस्था से उपलब्ध अवस्था में पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये देखा गया है कि जो इस प्रकार का जो जीवामृत या घन जीवामृत जो देसी गाय से तैयार किया गया है, वो ज़मीन में, जो भूमि में है या जो हमारी मृदा में है, उसमें सूक्ष्म जीवाणु की प्रक्रिया से जो पोषक तत्व है उपलब्ध रहते हैं 24 घंटे आवश्यकता अनुसार पेड़ पौधों के लिए, जो हम फसल लगाते हैं। और उसकी जो उपलब्धता है वो हमेशा के लिए बनी रहती है। जी सर, क्या कॉम्पोजिशन रहती है इनके मल मूत्र की? अगर हम मूत्र की विशेष रूप से बात करें, देसी गाय के मूत्र की, तो क्या कॉम्पोजिशन है? क्यों ये
मैंने सुना है कि अगर जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा रहता है, तो क्या कारण है इसका? जी, देखिए, जो अगर हम देसी गाय के गौमूत्र की बात करते हैं तो उसमें लगभग 95% तो पानी ही होता है। जी 2.5% उसमें यूरिया होता है, 2.5%। जी और जो बाकी 2.5% है उसमें आपके एंजाइम होंगे, हार्मोन्स होंगे, मिनरल्स होंगे। जी और इसके साथ इसमें जो है ओरम हाइड्रोक्साइड होता है एक, जिसको हम जी सुरंग क्षार भी बोलते हैं। जी तो ये यूरिया, क्रिएटिनाइन और ओरम हाइड्रोक्साइड जो यूरिन में होता है, ये जो एक तरह से रोग प्रतिरोधक पौधों के लिए जो है महत्वपूर्ण कार्य करता है। जी जैविक वैधता तो देता ही है, लेकिन इसके साथ जो है वो इसका जो विषाणु या रोगाणुनाशक, इसका महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होना कि जितने भी हमारे अस्तर इससे तैयार किए जाते हैं गौमूत्र से, जी तो उसका अधिकतम प्रयोग जैसे हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के तौर पर इसको करते हैं, जी। एक प्राकृतिक कीटनाशक के तौर पर। जी तो उसमें इसकी महत्वता यही है कि जो देसी गाय का गौमूत्र है उसमें जो ये क्रिएटिनाइन है, यूरिया है, या जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं, जी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं जी और जीवाणुनाशक इसमें तत्व पाए जाते हैं। जी। तो अगर हमारे आम किसान भाई बहन अपने आप ये बनाना चाहें, जी आदान बनाना चाहे, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल। जी तो इसके लिए आपको देसी गाय जो है वो, किसी भी नस्ल की देसी गाय, चाहे जी। वो हमारे हिमाचल की अपनी पहाड़ी गाय हो या दूसरे राज्यों से जो आयात की गई जो गाय है, उसे तैयार कर सकते हैं। जी तो इसमें जो कई तरह के आदान और कई तरह के अस्तर तैयार किए जाते हैं। तो जैसे पहले हम आदान का बात करता हूँ कि जैसे फसल को लगाने के लिए हम पहले बीज का इस्तेमाल करते हैं, तो जी। बीज के लिए भी ट्रीटमेंट करना है, जी तो उसके लिए बीजामृत बनाते हैं हम। जी तो बीजामृत बनाने के लिए मुख्य जो घटक है वो गौमूत्र और गोबर ही है। जी मुख्य घटक गोबर और गौमूत्र है। जी तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए इसमें कुछ चूना मिलाते हैं, कुछ मिट्टी मिलाते हैं। जी तो इसका एक संपूर्ण मिश्रण बनता है, एक तरह का एक कंप्लीट मिश्रण बनता है। तो जी। उसमें इस सीड की ट्रीटमेंट करते हैं। जी। सीड को 24 घंटे, क्योंकि इसको उसी टाइम तैयार करते हैं जब हमने बीज को यूज़ करना है। यूज़ करना है। जी तो इसको हम 24 घंटे पहले तैयार करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट देंगे। जी तो इसके लिए ये आदान हो गया, जी बीज को ट्रीटमेंट करने के लिए, बीज को संस्कारित करने के लिए जी इस तरह का ये एक आदान तैयार किया जाता जी। है, बीजामृत। जी। दूसरा जीवामृत है। तो जीवामृत में भी जो गौमूत्र और देसी गाय का जो गौमूत्र है या गोबर है, वो मुख्य घटक है इसमें भी। हाँ जी जैसे हम अगर 200 लीटर पानी में जी 10-10 किलो गोबर और गौमूत्र डालेंगे जी। और उसमें लगभग 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन और 50 ग्राम मिट्टी, जो जंगल से पेड़ के तने के पास की मिट्टी हो साफ़, उसको डालते हैं, उससे तैयार करते हैं। जी इसको तैयार करने के लिए जो हमारे ब्लॉक स्तर पर जो है वो टेक्निकल टीम रहती है, BTM ATM, उसको प्रशिक्षण भी देते हैं। जी तो कैसे तैयार करते हैं, इसमें क्या क्या डालते हैं। तो जब मैंने ये चीज़ बताई आपको कि भाई इसमें 200 लीटर पानी में ये चीज़ें डालनी है, जी तो इसको लगभग आप 10 दिन में इसको उपयोग में लाना है। जी और ये जो मिश्रण है ये लगभग आपके 1 एकड़ 5 बीघा और 10 कनाल के लिए पर्याप्त है। जी। सो क्या हमारे किसान भाई बहनों को आप बताइए कि क्या वर्षा के समय या जब इतना सूखा नहीं है तो भी इन आदानों का प्रयोग उस समय किया जा सकता है? बिल्कुल, ये सूखा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई जो 5 तरह के स्तंभ है इसमें, जी ठीक है, उसमें बीजामृत था, जीवामृत था, जिसके बारे में मैंने अभी डिटेल में आपको बताया। जी तीसरा, इसमें आच्छादन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक इसका मुख्य पिलर है जी। प्राकृतिक खेती में। आच्छादन का मतलब होता है कि भाई हमने जो भूमि की नमी है उसको प्रिजर्व रखना है। अच्छा तो आच्छादन का मतलब होता है कि भाई जो हमारे अवशेष है, फसल के अवशेष बचे हैं, उससे हम जो है जो पृथ्वी की सतह है, ऊपरी भूमि की जी। सतह है, उसको ढक देंगे। जी उससे क्या हो जाएगा, वाष्पित नहीं होगा और जो जी। उसकी नमी Humidity है बनी रहेगी बनी उसकी, रहेगी जी। और ह्यूमस जो है उसका बढ़ेगा। जी तो ड्राई पीरियड में तो और भी इसकी महत्वता जी। बढ़ जाती है। जी। अगर हम भौगोलिक क्षेत्र हमारे हिमाचल की बात करते हैं तो कौन कौन सी गायें हैं, कौन सी प्रजातियां हैं जो कि बहुत अच्छी रहती हैं, उस विषय में भी आप बताइए हमें। जी, देखिए, जो हमारी ब्रीडिंग पॉलिसी है, जो हमारा प्रजनन कार्य है, जी उसकी दृष्टि से हमारे हम हिमाचल प्रदेश को 4 जोन में डिवाइड किया गया है। जी जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। जी इसको कैसे डिवाइड किया गया है, जैसे 800 मीटर से कम हाइट में हम लो जोन 1 आ गया, जी लो हाइट वाले। जी
फिर 800 से 1800 के बीच में है तो मिड में आ गया, जी और 1800 से 2200 के बीच हाइट है अगर जी मीटर में तो वो आपका हाई हिल आ गया, जी और 2300 मीटर से अगर ऊपर है तो हाई हिल आ गया। जी तो इन 4 जोन में हमने इसको डिवाइड किया है कि जी। भाई किस जोन के लिए कौन सी जो है वो गाय गाय जो है वो उत्तम उपयुक्त है। रहेगी। जी तो अगर हम हिमाचल परिवेश से देखें तो हिमाचल पहाड़ी तो हमारी एक ऐसी नस्ल है जिसमें जो मैंने पहले बताया आपको कि भाई ये बहुत अच्छी है यहाँ के परिवेश से, जी और हर चाहे वो लो हाइट हो, मिड हो, हाई हिल हो, ये आराम से जो है इसको पाला जा सकता है। जी लेकिन इस हमारा मकसद जो है वो यही नहीं कि भाई गौमूत्र और गोबर ही जो है वो गाय से हमने लेना है। जी। लेकिन हम दूध की दृष्टि से भी देखें तो हमें जो यहाँ की भौगोलिक दृष्टि से हमने देसी गाय पालनी है तो अच्छी अच्छी नस्लें हैं हमारे पास। जी तो इनमें से अगर हम देखें तो एक थारपारकर नस्ल है, थारपारकर नस्ल है जी। जो बेसिकली ये नस्ल राजस्थान की है, जैसलमेर और जोधपुर में इसका मूल इसके स्थान है। जी तो ये जो थारपारकर गाय है ये जैसे हमारे लो हाइट है या मिड हाइट जी है ना, जोन 1 और जोन 2, उसके लिए ये उपयुक्त नस्ल मानी गई है थारपारकर। जी जी तो ये थारपारकर बहुत अच्छी ड्यूल पर्पस ब्रीड है। अब देखो ना कि स्लेटी रंग का इसका कलर होता है थारपारकर जी का, जी और चेहरा इसका लंबा और पतला होता है। जी और एक बात है कि जो देसी और विदेशी है, कई लोगों को ये नहीं लगता कि पता है कि देसी विदेशी में क्या फ़र्क है। हाँ जी जो जितनी भी हमारी देसी गाय होगी ना उसमें जो है जो कंधे के ऊपर और गर्दन के पीछे एक हम्प जैसा होता हाँ है, जी मांस, बना था। हाँ जी कुबड़ बोलते हैं हाँ उसको। जी हाँ जी तो ये जो हमारी देसी गाय में ये होता है, हम्प होता है, जी तो हम्प इसमें प्रोमिनेंट होता है। जी और इसको जो है राजस्थान में तो इसको कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारी ये गाय है। ये जो थारपारकर गाय है। जी और ये इसका जो दूध है A2 मिल्क होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें बहुत ज़्यादा होती है। जी और अगर औसतन दूध देखें इस गाय का तो ये दूध के हिसाब से अच्छी है, लगभग एक बयान में 3000 से ऊपर जो है 3000 लीटर दूध जो है वो इससे हम ले सकते हैं। जी और बाकी इसकी महत्वता बताई मैंने कि भाई A2 मिल्क होता है इसका। जी ये और- A2 और हाँ जी A1 मिल्क जो है इसके विषय में भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये इसे हम क्या समझें। तो जितनी भी हमारी जो है वो देसी गाय है वो सबका A2 मिल्क होता है। जी तो जब हम इसकी बात करते हैं A1 A2 की, जी तो अब मिल्क कंपोजिशन में जाते हैं हम अगर, जी तो मिल्क में जो सबसे ज़्यादा मिल्क को यूज़ करते हैं एज ए प्रोटीन, हाँ जी सोर्स ऑफ प्रोटीन। जी तो जो हमारी देसी गाय है उसमें जो है वो बसा लगभग 5 से 6% के बीच में होता है। जो प्रोटीन है, सॉलिड नॉट फैट, जो जी। बसा रहित ठोस जी। पदार्थ है, उसकी मात्रा 8.25 से 10.25% रहती है। जी तो जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो जो दूध में 3 तरह की प्रोटीन पाई जाती है, अल्फ़ा केसिन, बीटा केसिन और कीटा केसिन प्रोटीन। जी अल्फ़ा केसिन की मात्रा जो है वो लगभग 37%, 37%, जी और बीटा केसिन की लगभग 27% जी और कीटा केसिन की लगभग 9% मात्रा रहती है। जी तो जो A1 A2 है ये बेसिकली बीटा केसिन प्रोटीन है जो दूध में जी। पाया जाता है। जी तो अक्सर जो बाज़ार में दूध मिलता है वो A1 और A2 दोनों तरह का होता है, लेकिन जो जी। हमारी देसी गाय है उसका मिल्क जो है वो A2 है। तो A2 स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो A2 दूध को बहुत अच्छा माना गया है, जी और A1 जो है वो इतना अच्छा माना नहीं गया है। जी जैसे हमारी हॉल्स्टन है या जर्सी है जो विदेशी गाय है हमारी, जी इनमें हम्प नहीं होता है, इनका सिर, कंधा और पीठ देखेंगे आप तो एक लेवल पे समतल होती है, होगा। समतल जी, होती है। जी। तो इन गायों में देखा जाए तो इनका दूध में जो है वो A1 ज़्यादा होता है, A2 कम होता है। तो ठीक। बाज़ार में हम दूध लेते हैं तो A1 और A2 उसमें मिक्स होता है। लेकिन जो जी। हम देसी गाय है, जैसे थारपारकर की बात की मैंने आपको, जी। रेड सिंधी है, जी साहिवाल है, हिमाचली पहाड़ी है, तो इन गायों का डोमिनेंट A2 मिल्क होता है। जो कि बेहतरीन है। जी। A2 क्यों बेहतर है? जी। क्योंकि ये दूध जो है वो अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, अगर ये A2 का दूध हम इस्तेमाल करते हैं जी तो कई तरह की प्रॉब्लम, जैसे GIT प्रॉब्लम है, जी। पेट की प्रॉब्लम है, जैसे कई जी, बार गैस कब्ज हो इत्यादि जाएगी, की, गैस हो हाँ, जाएगी, जी। तो उसमें इस दूध को इस्तेमाल करने से इस तरह की लाभ नहीं रहेगा। आती है। जी और दूसरा, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आजकल मेजर है। जी तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम उन लोगों में कम होती है जो इस तरह का A2 मिल्क यूज़ करते हैं। जी और ओरल हेल्थ के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फोरस ज़्यादा होती है। जी और मेन है इसका एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें ग्लूटाथायोन A2 मिल्क
में होता है ग्लूटाथाइन, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जी। जो स्ट्रेस के लिए आजकल जी। हर लोग जो है वो तनाव से ग्रस्त है, बिल्कुल। तो इसके लिए भी इसका दूध बेहतर माना गया है। जी। और जैसे रक्तचाप है, बीपी है, हाँ जी। तो उसमें भी इसको महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है जी। जो ट्राइग्लिसराइड को बढ़ने नहीं देता है। जी। तो A2 मिल्क में ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है जी। इन गायों में, जी। और जिस वजह से क्या होता है कि भाई जो हमारा ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और टीजी की वजह से होता है, ट्राइग्लिसराइड हो गया, बीपी हो गया, तो उसको कंट्रोल करने में ये ओमेगा सहायक रहेंगे। 3 6 ओमेगा 6 फैटी जी। एसिड होता है। जी, अगर सर हिमाचल की ही बात की जाए तो क्या उपलब्धता A2 दूध की सभी के लिए संभव है? थोड़ा सा एक ये जनसाप से प्रश्न है मेरा। हाँ बिल्कुल, अगर आप देसी गाय का दूध उपयोग में लाते हैं, तो मैंने बताया कि जो जितनी भी हमारी देसी गाय है जी। वो A2 मिल्क है उसमें, तो जी। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो A2 सबके लिए उपलब्ध हो जाएगा। जी। जी। ये जानना चाहूँगी कि एक नेचुरल फार्मिंग हम वर्ड यूज़ करते हैं और प्राकृतिक खेती, हमने नेचुरल फार्मिंग आ गई, और एक ऑर्गेनिक, तो इनमें क्या अंतर हम समझे, क्योंकि सामान्यतः हम इसे एक ही जैसा मान लेते हैं। देखिए, जो ये प्राकृतिक खेती पद्धति है, इसमें केवल देसी गाय के गोबर और गोमूत्र को ही इस्तेमाल मान्य किया जाता जी। है, और इसमें विदेशी गाय का जो गोबर और गोमूत्र हो वर्जित है। जी। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जी। जो किसी भी प्रकार का, चाहे वो गाय है, भैंस है, विदेशी नस्ल है, देसी नस्ल है, चाहे वो भेड़ है, बकरी है, जी। सभी का जो है वो मलमूत्र, गोबर ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ किया जाता है, जी। फार्म एड मैन्योर में। जी। तो इसमें जबकि ये नहीं इनका मानना है जी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक फार्मिंग में, कि भाई ये सिर्फ देसी गाय का गौमूत्र जी। और गोबर इसमें उपयोग में लाया जाता है। जी, तो ये मेन और वो डिफरेंस गोबर है। भी जितना आपका फ्रेश होएगा, जी। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो कंपोस्ट बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, जी। ऑर्गेनिक कंपोस्ट, वो पुराना गोबर गला सड़ा होता है, उसको प्रयोग में लाते हैं। जी। जबकि इससे जो है वो, जो हम प्राकृतिक खेती में आदानों के लिए यूज़ करते हैं, जी। देसी गाय का गोबर, वो फ्रेश होता है, जी। और गौमूत्र जितना पुराना हो उसकी बेहतर महत्वता, है। गुणवत्ता और जी। ज़्यादा होती है। जी। तो इसलिए आपको इस चीज़ का पता लग फ़र्क गया हो है, कि ऑर्गेनिक बिल्कुल। फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या क्या फ़र्क है। फ़र्क है? सर, क्या देखते हैं आप कि कुछ समय पहले, कुछ दशकों पहले, जो देसी गाय थी और जो हमारी मिक्स ब्रीड है, तो इनमें तादाद में क्या कमी आई है, क्या बढ़ा है? देसी गाय का अब बढ़ी हैं, या अब मिक्स ब्रीड ज़्यादा है हिमाचल की, अगर हम बात करते हैं तो? हाँ जी, हाँ। अभी हमारा जो 20वां पशुगणना हुई जी। 2019 में, जी। तो उसमें जो हमारा जो गौ जाति पशुधन है वो लगभग 18 लाख के लगभग है। जी। ठीक है, और 18 लाख में से भी सिर्फ 10 साढ़े 10 लाख जो है वो हमारी जो विदेशी नस्ल है या क्रॉस ब्रेड टाइप है, संकर नस्ल है। जी, संकर नस्ल। ठीक है, जी। लेकिन जो 7 लाख के लगभग, 7.5 लाख के लगभग हमारी अपनी जो देसी गाय या पहाड़ी गाय है, जी। वो हिमाचल में उपलब्ध है इस टाइम। जी। तो अभी हमने जो है वो प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना के अंतर्गत लगभग 1550 जो शुद्ध देसी गाय है, जी। उसको किसानों को उपलब्ध करवाया। जी। तो हमारी सरकार की क्या योजनाएं हैं अगर देसी गाय खरीदना चाहते हैं हमारे किसान भाई बहन? हाँ, प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना के अंतर्गत हमारे जो ये इस तरह की खेती करना चाहते हैं, उसमें गाय के लिए और दूसरे जो संसाधन है उसके लिए कई तरह के इसमें उपदान दिए जाते हैं। जी। और जहाँ तक गाय खरीदने की बात है, गाय खरीदने के लिए सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत 25,000 रुपये का उपदान दिया जाता है, और 25,000 उपदान देने के साथ अगर उसमें ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा आता है, यातायात खर्च आता है, उसके लिए 5,000 अलग से दिए जाते हैं। जी। और अगर कोई मार्केटिंग फीस पड़ती है तो 2,000 रुपया उसके अंतर्गत इसमें मुहैया करवाया जाता है। जी। और दूसरा जो है वो, जैसे हमारे जो इस तरह की खेती कर रहे हैं, गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए जी। एक काउशेड लाइनिंग, जो फर्श है पक्का करने के लिए, जी। गौशाला का फर्श पक्का करने के लिए, या गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए जो गड्ढा बनाते हैं, जी। उसके लिए लगभग 8,000 रुपये का अनुदान अलग से दिया जाता है। जी। और अलग अलग जिसके लिए आदान बनाने के लिए जी। ड्रम दिए जाते हैं, जिसके लिए 2250 रुपये जो है वो उपदान के रूप में दिया जाता है। इसके अंतर्गत अलग अलग तरह के जो संसाधन हैं, जैसे अभी हम इसकी बात करेंगे, जी। जो इसमें अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड तैयार करता है, इससे कीटनाशक दवाइयाँ तैयार करता है, यंत्र, अग्निअस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, जी। दशपर्णी अर्घ है, नीमास्त्र है। जी। तो इसको तैयार करने के लिए संसाधन भंडारण इसको बोलते हैं। जी। तो इसके लिए अगर आप
परिवार के तौर पर काम करना चाहे या ग्रुप में काम करना चाहे या पंचायत लेवल पर काम करना चाहे जी। तो 10 से 50 हज़ार तक का अनुदान इसमें मिल जाता है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को दिया जाता है। जी जी। सर, जो हमारी गाय हैं, देसी गाय की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह का चारा इनके लिए बेहतरीन होता है? क्या इन्हें ज़्यादा देना चाहिए? देखिए, जहाँ तक इनके चारे की बात है तो इसमें जो इनमें 3 तरह का चारा जो है वो मुख्यतः दिया जाता है। हरा चारा, सूखा चारा और कंसंट्रेट राशन। जी। जो हरा चारा है, सूखा चारा है, इसकी मात्रा अलग अलग होती है। जो जी। इनको पालन पोषण है, इनका खाने का व्यवस्था है, वो बॉडी वेट के हिसाब से इनको दिया जाता है। जी। जैसे बॉडी वेट अगर हम देखें जी। तो एक जो हमारी देसी गाय है उसका लगभग 3-4 क्विंटल तक वेट होता है, तो उस हिसाब से 2.5 से 3% बॉडी वेट के हिसाब से इनको देते हैं जी। हरा चारा, सूखा चारा। जी। तो मानेंगे एवरेज जो है वो हमारी गाय जैसे कोई 8-10 लीटर दूध दे रही है, जी। उसमें लिए हरा चारा, सूखा चारा और जो बैलेंस्ड फीड के लिए जो फीड देते हैं, जी। जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और जी। सारे न्यूट्रिशन जो कैल्शियम है वो पर्याप्त जी। मात्रा में उपलब्ध होता है। जी। तो एक जनरल सा एक आपको आइडिया देता हूँ कि भाई जो इसके लिए चारा है, हाँ जी। एक जो 3-4 क्विंटल की गाय है और लगभग 8-10 लीटर दूध दे रही है, जी। उसके लिए कम से कम जो है 5 से 7 किलो सूखा चारा और होना लगभग चाहिए। दिन का 10 जी। से 12 किलो के लगभग हरा चारा। जी। और वैसे प्रोडक्शन के हिसाब से जो है हम फीड बढ़ाते हैं। जी। तो अगर 10 लीटर दूध दे रही है तो उसके लिए कम से कम 4 किलो दाना जो है 2-2 किलो या 2.5 किलो सुबह शाम दाना जी। इसको दिया जाना चाहिए, जी। ताकि वो दूध के लिए भी और उसका पालन पोषण के लिए भी निर्वाह हो सके उसका। जी। और अगर हम पानी की बात करें तो लगभग कितना? पानी तो एड लिप देते हैं, जितना वो पीना चाहे ठीक है, इतना पानी उसको दे सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में। जी। जहाँ गर्मी है वहाँ थोड़ा ज़्यादा देंगे और जहाँ ना, ठीक है और जी। एक मैं आपको बात बताना चाहूँ कि जो हमारी हिमाचली पहाड़ी गाय है, जी। और ये इसको जो मान्यता मिल चुकी है, जैसे जो भी ब्रीड है हमारी देसी गाय, जी। एक हमारी एजेंसी है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, जो इसको जो अप्रूव करता है, इसको मान्यता देता है ब्रीड को। जी। जो हिमाचली पहाड़ी गाय है, हिमाचल की पहली नस्ल है जी। जो पंजीकृत हो चुकी है और उसको क्या हमने गौरी नाम दिया है इसको। जी। जी। तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे जी, किसान जी। भाई बहनों के लिए भी। कि वही हमारी जो हिमाचली पहाड़ी है उसको दर्जा मिल गया है जी। एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड के नाम से। जी। तो ये भी हमारे लिए एक गर्व की बात है। बहुत गर्व की बात जी। है। किन बीमारियों से, किन संक्रमणों से इनको ज़्यादा खतरा रहता है और किस तरह से इनका बचाव किया जा सकता है? देखिए, अभी आपने देखा होना कि पिछले वर्ष जो है लंपी स्किन डिजीज़ आया जी। था। जी। एक वायरल डिजीज़ है जी। जो हमारे जितने भी ये कीट है, जो जी। बाहे, टिक्स है, फ्लाइज है जी। ना, इनसे फैलता ये रोग। तो ये बड़ा घातक रोग था, इसमें काफ़ी पशु मरे भी, लेकिन जो हमारी जो इंडिजिनस काऊ थी, इनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें बहुत ज़्यादा होती है। जी। तो ये कम, इसमें जो है मोर्टलिटी हुई। इनकी कम जी। आहत हुई। लेकिन ये जो है इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा रहा है इस बीमारी का। बिल्कुल। तो अगर हम इन बीमारियों की बात करें, जैसे FMD एक फुट एंड माउथ डिजीज़ है, एक गलघोंटू की बीमारी है, HS, हेमोरेजिक सेप्सिमिया, कई जी। तरह के रोग है। जी। तो इसके लिए विभाग द्वारा जो है वैक्सीनेशन का प्रबंध। निःशुल्क जो जी। प्रावधान किया जाता है। जी। तो हम अपने किसान और पशुपालकों से ये निवेदन करेंगे कि भाई, एक तो जो एक बीमारियां हैं इनका निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है, समय रहते इनका जो है वो प्रयोग टीकाकरण करें। करवाते रहें। जी। और कुछ जो सावधानियां हमने रखनी है, जैसे अगर हो सकता है कि बीमारी हो जाए, आपका पशु बीमार हो गया, जी। तो उसको हमने उसकी जो मूवमेंट है उसको रोकना है, जी। ताकि दूसरे पशु से इफेक्ट ना हो, जी। संक्रमण संक्रमण ना हो। और जो उसके हैंडल कर रहा है उस पशु को, जी। हम उसको भी ये चाहेंगे कि वो एकदम जो है वो दूसरे पशुओं के बीच ना जाए, क्योंकि जी, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बढ़ा रहता है। जी। और दूसरा मेन इसमें वेक्टर कंट्रोल का है, जितने जी। भी हमारे वेक्टर है, जैसे टिक्स है, जी। फ्लाइज है, इसके लिए जो है वो समय समय पर दवाइयों का इस्तेमाल करें, ऐसे इस्तेमाल करें ताकि इसको जो है वो कम से इसका वेक्टर का प्रकोप रहे। जी। कोई विशेष संदेश आप देना चाहें हमारे जी। किसान भाई बहनों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे पशुपालक है या जो किसान भाई है जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जी। वो एक जहर मुक्त खाद्यान्नों का प्रयोग उत्पादन करें, जी। जहर मुक्त खाद्यान्नों का उत्पादन करके, जी। ताकि जो हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए
शुद्ध खाद्यान्नों का या शुद्ध भोज्य पदार्थों का मुहैया करवा सके, बिल्कुल। ताकि जो हमारा सपना है एक स्वस्थ भारत और समृद्ध परिवेश, उसको पूरा कर सके। जी। क्योंकि यही एक किसान है जो इसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये सभी के लिए बहुत जी, अच्छा जी, रहेगा। जी। जी, किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उम्दा जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई बहनों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।